नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जल्द लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। 11 बजे चुनाव आयोग की बड़ी बैठक होगी और इस बड़ी बैठक में कभी भी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रही है 11 बजे लगभग समय रखा गया है। आयोग की बड़ी बैठक होगी और इसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने पदभार संभाला है। आपको बता दें कि 14 या 15 मार्च को चुनाव की तारीखों के ऐलान हो जाएंगे। ये पहले से ही कहा जा रहा था और न्यूज 18 ने प्रमुखता से न्यूज 18 के पास सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर थी कि 14 या 15 किसी भी तारीख में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और आज कहा जा रहा है कि जल्द तारीखों का ऐलान हो सकता है। 11 बजे बैठक भी होगी चुनाव आयोग की और उसके बाद हम कह सकते हैं कि कर सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग और तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। तो ये बड़ी और अहम खबर है। इंतजार बेसब्री से जिस चीज का कि तारीख कौन से होंगे, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, अब वो घड़ी आ ही रही है। सुशील पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या लगता है आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा क्या? जी देखिए, इसमें फिलहाल चुनाव आयुक्तों के साथ जो 11 बजे आज बैठक हो रही है मुख्य चुनाव आयुक्त की, उस बैठक के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि तारीखों को लेकर फिलहाल चुनाव आयोग किस दिशा में काम कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चुनाव आयोग की आज 11 बजे बैठक हो रही है, उस बैठक के बाद इसकी प्रबल संभावना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग और कल कभी भी कर सकता है। हालांकि 11 बजे चुनाव आयोग की इस पूरे मामले में एक अहम बैठक है और उस बैठक के बाद एक रणनीति तय की जाएगी कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग कब फिलहाल तारीखों का ऐलान करता है। लेकिन ये इसकी प्रबल संभावना है कि 14 और 15 मार्च को कभी भी लोकसभा की तैयारियों को लेकर और आने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर सकता है। क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं उन सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर एक आखिरी राज्य था जहां पर चुनाव आयोग ने अपना दौरा कंप्लीट किया और ये माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर राज्य का दौरा करने के बाद फिलहाल जब 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद आज इस पूरी तैयारियों का जो खाका है मुख्य चुनाव आयुक्त का, उसकी जानकारी 2 जो नए चुनाव आयुक्त हैं उनको दी जाएगी और उसके बाद तारीखों के ऐलान को लेकर तमाम जो रणनीति है उसको लेकर चुनाव आयोग आगे बढ़ेगा। लेकिन इसकी प्रबल संभावना है कि 14 और 15 मार्च ये 2 तारीख बहुत अहम है और इन्हीं 2 तारीखों के बीच चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर लेगा। लेकिन 15 मार्च अहम तारीख है, जैसा कि पहले हम लोगों ने भी दर्शकों को यह बताया है कि 15 मार्च तक लोकसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर और लोकसभा के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। तो ये 2 दिन चुनाव आयोग के लिए बेहद अहम है क्योंकि लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गृह मंत्रालय से जो अतिरिक्त जवानों की मांग की गई थी चुनाव आयोग की, उस तैयारियों को भी पूरा कर लिया गया है। गृह मंत्रालय ने भी सैंक्शन दे दिया है 3.5 लाख से ज्यादा अतिरिक्त जवानों की तैनाती का। तो चुनाव आयोग के पास समय भी बहुत ज्यादा नहीं है तमाम राज्यों में जो जवान हैं उनको डिप्लॉयड करने का। और इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने हाल ही में जो रेलवे के बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ बैठक की है। तो लगभग चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब तमाम राज्यों में सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉयड करना है। तो ऐसे में 2 दिन की जो और एक आयोग की टीम भी तो राज्यों में जा जाकर रिपोर्ट इकट्ठा कर रही थी और फीडबैक दे रही थी, क्या ये काम भी अब पूरा हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम राज्यों की जो टीमें थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त को दे दी है और मुख्य चुनाव आयुक्त खुद कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो। इन तमाम अति संवेदनशील इलाकों में वो खुद दौरा कर चुके हैं। वहां के अधिकारियों के साथ बैठकर उन्होंने बातचीत की है। तो निश्चित रूप से लगभग तैयारियां चुनाव आयोग की पूरी है और खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल में कहा था कि लगभग चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर, जांच एजेंसियों के मद्देनजर तमाम राज्यों के जो बड़े नेता हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है कि जब भी वो भाषण दें तो अपनी भाषा का मर्यादा रखें। तो लगभग तैयारियां चुनाव आयोग की पूरी हो गई हैं और कभी भी चुनाव आयोग आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों की जो तारीख है उसका ऐलान कर सकता है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और कई आईएएस अफसरों के प्रभार में बदलाव किए गए हैं। आईएएस रेणु पिल्ले को व्यापम और माध्यमिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है। आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ को
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। आईएएस सारांश मित्तर को कृषि संचालक का प्रभार मिला है। आईएएस चंदन कुमार को विशेष सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आईएएस तारण प्रकाश सिन्हा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है, फेरबदल किया गया है और कई चेहरों को नए विभाग दिए गए हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी किसी के कंधों पर ज्यादा है। विश्व शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विश्व, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले प्रशासनिक सर्जरी। जी, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार लगातार तबादले किए जा रहे हैं। उसी को लेकर राज्य सरकार ने भी 13 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। आपको बता दें कि 1991 बैच की रेणु पिल्ले, उनको अब माध्यमिक शिक्षा मंडल और व्यापम की जो है वो अध्यक्ष बनाई गई हैं। इसी के तहत मनोज पिंगवा, जिनके पास वन, गृह और जेल विभाग की पहले से जिम्मेदारी थी, अब उनको हेल्थ एजुकेशन का जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। सारांश मित्तर की बात करें तो उनको एग्रीकल्चर का डायरेक्टर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त चंदन कुमार, उनको सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीडीए का विशेष सचिव बनाया गया है। सुधाकर खलको की बात करें तो इनको माटी कला बोर्ड का प्रबंध संचालक बनाई गई है। इसके अतिरिक्त तारण प्रकाश सिन्हा, जो पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। तो लगातार जो है वो तबादले जो है किए जा रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है, उसी का पालन राज्य सरकार कर रही है। और कल जो आयुक्त वो हुए हैं, बन गए हैं, तो उसके कभी भी जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आचार संहिता से पहले ये प्रक्रिया पूरी की जाए, इसके लिए तबादले किए गए हैं। अंशिका, बहुत शुक्रिया विश्व, जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ा प्रशासनिक सर्जरी है ये, और चुनाव के ठीक पहले ही आयोग की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे और उसके तहत ही प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पोस्टर वॉर अभी भी जारी है। बीजेपी ने महासमुंद सीट के लिए जारी किया है एक पोस्टर के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला है। पोस्टर वॉर में ताम्रध्वज साहू को घेरा गया, लिखा कि जो बिनरपुर में मारे गए युवक के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, पोस्टर वॉर बीजेपी का लगातार जारी है। हालांकि मुझे यह लगता है कि बीजेपी सोशल मीडिया को काफी स्ट्रांग रखती है और जिनके सोशल मीडिया स्ट्रांग होते हैं बीजेपी मौका भी उन्हें ही देती है। तो अच्छा खासा यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किया जा रहा है कांग्रेस को घेरने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी का जो है लगातार ये पोस्टर वॉर जो है जारी है। और आज कांग्रेस के मंत्रियों की हम बात करें तो आज पांचवा पोस्टर जो है बीजेपी के द्वारा वो है जारी किया गया है। और आज महासमुंद लोकसभा सीट के कैंडिडेट ताम्रध्वज साहू के ऊपर बीजेपी ने जो है पोस्टर जारी करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महासमुंद वासियों को, साथ ही पोस्टर जारी करके बीजेपी ने जो है महासमुंद वासियों को अलर्ट और आह्वान करने का जो है काम किया। उन्होंने लिखा है कि जो बीरनपुर में मारे गए युवक भुवनेश्वर साहू के नहीं हुए तो वो आपके क्या होंगे। इसी तरह लगातार सबसे पहले राजनांदगांव से कैंडिडेट भूपेश बघेल को लेकर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया था। उसके बाद जो है शिव डहरिया का भी पोस्टर हमने देखा। फिर कोरबा से ज्योत्सना महंत का पोस्टर भी भाजपा ने जो है वो जारी किया था। ऐसे में लगातार कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को लेकर बीजेपी जो है पोस्टर जारी करते जा रही है। और इसके साथ ही इस पोस्टर के माध्यम से वो जनता को जागरूक करने का भी काम जो है बीजेपी कर रही है। जी बहुत शुक्रिया तनु, जानकारी साझा करने के लिए। बिलासपुर में 3 लड़कियों का अपहरण किया गया है और अपहरण के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तीनों को बापूनगर में एक कमरे में बंद करके रखा था। मोबाइल के लोकेशन से पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने तीनों लड़कियों को छुड़ाकर परिजनों को सौंप दिया है। और अब बात जगदलपुर की होगी, जहां एएसआई और कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई है। 3 युवकों ने एएसआई कांस्टेबल के साथ मारपीट की है। सीसीटीवी के आधार पर एक आरोपी को पकड़ा भी गया है। 2 फरार बताए जा रहे हैं और 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम उड़ीसा के लिए रवाना हो चुकी है। कांस्टेबल जो है वो शाम के समय अपनी ड्यूटी के लिए थाने की तरफ जा रहे थे, सिविल कपड़ों में थे उस समय। तो कुछ लोगों ने तेज़ गति से बाइक चला रहे थे, उनको उन्होंने रोका, समझाइश दी। तो उसी बीच उन लोगों ने उनके साथ में हुज्जतबाजी की और उसके बाद फिर वो मौके से फरार हो गए। तो सूचना मिलते ही थाना
थाने की टीम जो है वो जो आहत हैं उनके मुलाहिजा उनका कराया गया है और उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। बाकी दोनों की पहचान हो गई है, उनको भी पकड़ने का पूरा प्रयास जारी है और जल्द से जल्द पकड़ करके उन्हें कड़ी सजा दिलवाई जाए। और अब बात होगी पेट्रोल और डीजल की। उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अहम खबर है जो अपनी ही गाड़ी से आना जाना करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का फैसला किया है। ये नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी हैं, जिसके चलते बिलासपुर में अब पेट्रोल 100 रुपए 96 पैसा और डीजल 93 रुपए 90 पैसे की दर से मिल रहा है। वहीं लोगों का ये कहना है कि कीमतों में कमी आई है, लेकिन उम्मीद थोड़ी और ज्यादा हो रही थी, फिर भी राहत मिलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट की है और ये गिरावट जो है 2 रुपए की गई है। कि निश्चित रूप से इसका लाभ जो है लोगों को मिलेगा। सुबह से ही 2 रुपए की जो छूट है वो मिलने लगी है। किस तरीके से लाभ मिलने वाला है और कितने लीटर डीजल की खपत होती है आपकी? मेरी कम से कम 150 से 200 लीटर की डीजल की खपत है। खेती की काम है और मेरा ईंट का भट्ठा है, उसमें रोज़ डीजल निरंतर जाती है। अब 200 लीटर के हिसाब से 400 रुपया मेरी रोज़ का डीजल में और पेट्रोल में कम से कम 100 रुपया का बचत होगी, मैं मान के चलिए जी। आप ये बताइए कि अभी जो रेट था वो कितना चल रहा था और अभी जब 6 बजे से कितना शुरू हो गया रेट? पहले चल रहा था डीजल का 96 रुपये, अभी 6 बजे 2 रुपया 10 पैसा कम हुआ है डीजल में। पेट्रोल में पहले चल रहा था 130 रुपया 2 पैसा, 6 बजे हुआ है 100 रुपया 96 पैसा पेट्रोल का रेट हो गया है। मतलब ये है, जरूर है कि 6 बजे के बाद से जो बदले हुए रेट हैं वो लागू कर दिए गए हैं और इसका लाभ जो है बड़ी संख्या में जो पेट्रोल पंप में जो लोग हैं, उपभोक्ता है, वो पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका सीधा तौर पर अगर हम देखें, कैलकुलेट करें तो जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उस पर कहीं ना कहीं गिरावट होगी। सीधा इसका असर रसोई पर भी पड़ेगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं इसका असर आम जीवन पर पड़ता है, उनके रसोइयों पर पड़ता है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी राहत देने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। बिल्कुल, तो लोकसभा चुनाव के पहले ये बड़ी राहत है। चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का ये फैसला किया गया है। ये नई दरें आज सुबह से ही लागू हो चुकी है। तो दूसरी तरफ लोगों के बीच खुशी का माहौल है गरियाबंद में। तो गरियाबंद में भी लोग खुश हैं, 2 रुपए सस्ते हुए हैं पेट्रोल और डीजल। चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम में 2 रुपया कम हुआ है, तो लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है, आइए जानते हैं। मैं इस वक्त पेट्रोल टंकी पर मौजूद हूँ। पहले हम समझ लेते हैं कि पेट्रोल डीजल कितने रेट में मिल रहा था। पेट्रोल का रेट क्या था पहले? 102 रुपया 76 पैसा पेट्रोल का रेट था। अभी कम होने के बाद कितना हुआ? 100 रुपया 70 पैसा। और डीजल कितना रुपया था? 95 रुपया 74 पैसा। और अभी कितना हुआ है? 93 रुपया 64 पैसा। तो क्या राहत मिला है? कुछ बहुत राहत मिला है। 2 रुपया पेट्रोल डीजल के दाम में कमी हुई है, तो इसे आप कितनी बड़ी राहत के तौर पर समझते हैं और क्या कहें? तो बहुत कम हुआ है, मतलब ये मार्केट में ज्यादा कम करना चाहिए इसमें। हाँ, 90 वाले समय के रेट में आना चाहिए। 90 से 95 के बीच में 2 रुपया कम हुआ है, इसे आप कितनी बड़ी राहत मानते हैं? अच्छा हुआ 2 रुपया कम हुआ, बड़ी राहत तो नहीं है, इसे थोड़ा और कम होना चाहिए। और कम होना, हाँ, लेकिन राहत तो है। देखिए, लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, इन्हें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। 1 रुपया बढ़ जाए तो भी ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन 2 रुपया कम हुआ है तो अधिकांश लोगों का ये कहना है कि और भी दाम कम होना था, इससे राहत मिलती। हालांकि 2 रुपया जो कम हुआ, इसे बड़ी राहत के तौर पर लोग देख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। तो वही बिलासपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है और हत्या के बाद अयोध्या भाग रहा था। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर जो फिलहाल लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। भोपाल में
बाग सेवनिया इलाके में बड़ा हादसा हो गया है। गैस सिलेंडर की गोदाम में भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। दूसरे इलाकों तक से भी यह आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। दूर से धुआं दिखाई दे रहा है। गैस सिलेंडर की गोदाम है ये, और ये देखिए तस्वीर, गैस सिलेंडर की गोदाम में भीषण आग लगी है। बाग सेवनिया इलाके में बड़ा हादसा। आग कैसे लगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं जो आग को बुझाने का प्रयास लगातार कर रही हैं। दूर से ही धुआं दिखाई दे रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आग लगने की वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं है। दूर दूर से आग की लपटें नजर आ रही हैं। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। गैस का ये गोडाउन है, गैस सिलेंडर यहाँ पर रखे गए थे। नुकसान कितना हुआ है ये भी नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, और साथ ही आग लगने की वजहों के बारे में भी अभी जांच जारी है। तो भोपाल में आप देखेंगे, हालांकि कुछ समय पहले ही वल्लभ भवन में भीषण आग लगी थी और उसके बाद 50 गाड़ियां यहां पर पहुंचकर आग को बुझाई थी, लेकिन अब ये गैस सिलेंडर का जो पूरा गोडाउन है उसमें आग लगी है। आसपास कई घर भी हैं। धुएं की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और जांच हो रही है कि आग लगी तो लगी कैसे। आग को बुझाने का भी प्रयास यहां पर किया जा रहा है। इलाका रिहायशी लग रहा है, लोग यहाँ पर रहते हैं, आसपास घर भी है, लेकिन इन सबके बीच सवाल ये कि जो गैस सिलेंडर के गोडाउन है वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर, सैंडबॉल जैसी चीज़ें क्या नहीं थी, जो देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगी कैसे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आग को बुझाने का प्रयास चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर, वल्लभ भवन की आग जो लगी थी उसे बीते कुछ दिन भी नहीं हुए कि एक बार फिर से भोपाल में गैस सिलेंडर की गोडाउन में ये आग लगी है, और आप देखिए धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। पूरा आसमान धुएं से पटा हुआ, और साथ ही यहाँ पर आसपास के घरों में भी धुआं ही धुआं देखने को मिला। लोग परेशान तो हो ही रहे थे, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को अभी भी बुझाने का प्रयास चल रहा है। और अब बात रायपुर की होगी, जहां माना बस्ती इलाके में डकैती हुई है। नकाबपोश बदमाशों ने घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लूटा है। लाखों के जेवरात और नकदी समेत 10 लाख की सामान लेकर 4 बदमाश फरार हुए थे। 4 बदमाशों ने घर के सदस्यों के हाथ पैर बांधे, मारपीट की और फिर मास्टर की अलमारी से यहां पर लॉकर खोलकर करीब 10 लाख की लूट की है। बदमाशों के पास, चोरों के पास मास्टर की होती है, उससे इन्होंने अलमारी खोला और फिर चोरी कर सामान यहां से ले गए। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी की है, लेकिन सवाल ये कि इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि घर में घुसकर ये घर के लोगों को बांधते हैं, मारपीट करते हैं और चोरी करके सामान ले जाते हैं। ये बिल्कुल देखिए, ये 2024 की पहली डकैती की, बड़ी डकैती की घटना है। 4 नकाबपोश आए थे और उस परिवार के सदस्यों को बंधक बनाया, उसके बाद मारपीट भी की है, और जो मास्टर की से अलमारी को खोल करके ये जो सोने चांदी के है लगभग 10 लाख रुपए भी जो मूल्य आंका गया है प्राथमिक जांच में, तो उसे लेकर के सभी फरार हो गए हैं। और ये जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, डॉग स्क्वाड, फिंगर प्रिंट की जो टीम है वो भी पहुंची थी। मध्य प्रदेश के एक पत्थर गैंग है और उसकी होने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। पुलिस ने चारों ओर से नाकेबंदी की है। लगभग 3 बजे की घटना है अल सुबह की, और उसके बाद आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही साथ
जो टावर भी डंप किया गया है कि कहीं बदमाशों की जो संलिप्तता कहाँ रही है उसकी जो पता चल सके तो जांच कर रही है और मौके पर भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।